मुंबई जामा मस्जिद ट्रस्ट में हो रहे घोटालों का और मरीलैंड्स बड़ा कब्रिस्तान में कब्र बेचे जाने के कारोबार पर पूर्व जर्नलिस्ट इकबाल ममदानी ने किया बड़ा खुलासा। समाजसेवी तथा पूर्व पत्रकार इकबाल ममदानी का खुला आरोप, मुंबई जामा मस्जिद ट्रस्ट में हो रहे घपले घोटाले और बड़ा कब्रिस्तान में कब्र बेचने का कारोबार ट्रस्टियों द्वारा किया जा रहा है। कोविड में हिंदू की लाश हो या मुसलमान की लाश हो, कोई आगे नहीं आ रहा था। उस वक्त लाशों के अंतिम संस्कार और दफनाने का काम इकबाल ममदानी अपनी टीम के साथ कर रहे थे। वहीं से इस जंग की शुरुआत हुई। क्या खुलासा कर रहे हैं, कितने करोड़ का ये घोटाला है, एक एक चौंकाने वाले खुलासे आप इनकी ज़बानी सुनेंगे, एविडेंस के साथ, शिकायत पत्रों के साथ। आइए सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रफ़ीक भाई, माशाल्लाह सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका जो पहला सवाल ही था कि शोएब खतीब ने बीजेपी ज्वाइन किया, उसके बीजेपी ज्वाइन करने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कौम को प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो इस चीज़ का है कि जो जामा मस्जिद का प्लेटफॉर्म यूज़ करके इस्तेमाल किया गया, जो एक्स चेयरमैन होते हुए अपने आप को उसने फ़िलहाल चेयरमैन बताया और चेयरमैन बता करके ये मैसेज करने की कोशिश की है कि चेयरमैन आ गया, यानी कि पूरी कौम और मुंबई से रिलेटेड या महाराष्ट्र से रिलेटेड सारी मस्जिदें जुड़ गई, जिसको लेकर के एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आया है और उसके बाद शोएब खतीब ने अपने स्टेटमेंट को बदला है। अगर वो कहते हैं कि जैसे पुराने लोग मस्जिद को देखने आते थे उसी तरीके से आशीष शेलार या हैदर आदम आए, तो मैं इसलिए उसको नहीं मानूंगा, क्योंकि जितने लोग आज तक देखने आए थे उसके लिए कभी शोएब खतीब ने या उनके लोगों ने पूरे मुंबई भर के अंदर बैनर्स नहीं लगाए थे, उनके स्वागत के बैनर नहीं लगाए। यानी कि ये साफ सुथरी बात थी कि वो प्रवेश की ही बात थी, जिसको लेकर के अलग अलग उस वहाँ वक्त में जो लोग खड़े थे, चैनल्स के हो या फिर वो पत्रकार हो, उन्हीं सभी ने ये खबरों को चलाया। अच्छा, अगर उनको लगता है कि वो खबरें गलत थी तो वो शायद, मुझे लगता है उसी वक्त जब ये मेहमान उनके वहाँ से निकले नहीं थे तब तो ये खबर चली गई थी, उनको दूसरे दिन का इंतजार ही नहीं करना था, उसी वक्त रात को इस बात का खंडन कर देना था फौरन रिट्रैक्ट कि हमने ज्वाइंट नहीं किया है। और इससे पहले भी जितने मेहमान अगर वहाँ मस्जिद को देखने आए हैं, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आप देखिएगा वो सारे ही वीडियोस को निकाल करके, उनके फोटोज निकाल करके इन्होंने उनका स्वागत किया है, ना कि किसी का गमछा पहना है। यानी कि इन्होंने साफ तौर पर बीजेपी प्रवेश किया और अभी वो इनकारी है और वो अच्छे अच्छे लीडर्स को जो है वो झुठला रहे हैं। आशीष शेलार से भी कुछ पत्रकारों ने बात की, हैदर आदम से भी बात की, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर से और फेसबुक के अंदर ये सारी चीज़ डाली है कि जामा मस्जिद चेयरमैन के साथ में 2 और लोगों ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है। और पर्सनली इन लोगों को मैं जानता हूं कि ये इस तरीके की चीज़ों को लेकर के झूठ नहीं बोलेंगे, उन्हें पता है कि समाज में क्या मैसेज जाएगा, उनका नाम कितना खराब होगा। तो यानी कि उनको दावत दी गई थी, उनको बुलाया गया। और मैं अभी भी आपको बता दूं कि ये जब सारा हंगामा हुआ है, जो मेरी जानकारी उस हिसाब से शोएब खतीब और उनके लोग अभी भी इनके टच में है और कई चीज़ों को लेकर के इनकी बातचीत चल रही है कि किस तरीके से काम करना है। क्या वजह इसके पीछे? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पॉलिटिकल जो पावर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जब तक पॉलिटिकल लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट से या बीएमसी डिपार्टमेंट के अंदर ये बताया जा सके कि देखिए हमारे साथ ऐसे ऐसे पावरफुल लोग हैं। और जो भी अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं उनके सामने ये कौम की गुहार लगाते हैं कि कौम का काम है, मस्जिद का काम है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बेचारी कौम को या मस्जिद को पता ही नहीं होता है कि इतना बड़ा करप्शन ये लोग कई लाखों और करोड़ों में कर रहे हैं। ये अल्लाह रसूल को और कौम को बेचते हैं, ये बेचने वाले लोग हैं। आज अगर देखें तो जिनके लाइफस्टाइल पूरी जिंदगी के अंदर कुछ और थे, हाल फिलहाल में कुछ और है। अगर आप इंक्वायरी में जाओगे तो पता लगेगा कई लाखों करोड़ों के अंदर इन्होंने प्रॉपर्टीज बनाई है। वो पैसे कहाँ से आए, इनके से कौन सा बिजनेस है? मैं आपको बताता हूँ, कोविड पीरियड के अंदर जब हालात ये थे कि लोगों के पास पैसे के लिए लोग मोहताज थे, इनके अकाउंट्स के अंदर रोजाना कई हजार और लाखों के हिसाब से ट्रांजैक्शंस होते थे बैंक के अंदर। अगर उनको लगता है कि मैं ये गलत बात कर रहा हूँ, वो जेन्युइनली मुझे लीगल नोटिस दे, मुझे कोर्ट तक खींचे, मैं सारी ही चीजें प्रूव करूंगा कि किस तरीके से ये पैसे इनके अकाउंट्स में जाते थे। उस वक्त ये अकाउंट में जो पैसे आए हैं, अगर वो कहते हैं कि जामा मस्जिद के पैसे थे तो इनके अकाउंट में कैसे आए। दूसरी बात, या अगर जामा मस्जिद के अकाउंट में कई डोनर्स भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने पैसा दिया है उस वक्त, तो वो पैसे
ब्लैक में वो क्यों लेते थे, जामा मस्जिद की ऑडिट रिपोर्ट में वो लाखों करोड़ों का हिसाब क्यों नहीं आया। तीसरी बड़ी चीज है, जब कोविड शुरू हुआ था तो कोविड के अंदर ये कहा गया था वो कौम की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, हमारे जैसे जो लोग थे उन्होंने उनका साथ दिया, अपनी जिंदगियां दाव पे लगाई, हमने काम करना शुरू किया। बाद में कुछ महीनों के बाद हमको समझ में आया कि कोविड के नाम पे जो हम काम कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान का, उसकी तो वो कीमत जो है अलग से अलग अलग जगह से वसूल कर रहे हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, कई लोगों ने हमसे बोला कि यार हमने ये डोनेट किया, किसी ने कहा हमने इतने लाख रुपए दिए, लेकिन उनका कहना है कि जान दो हमने अल्लाह के नाम पे दिया है, हमको खुलकर सामने नहीं आना है, छोड़ दो, जैसे अमाल करेंगे भुगतेंगे। लेकिन ये हिसाब मस्जिद के अकाउंट में क्यों नहीं आया? सबसे पहली चीज है कि अगर जामा मस्जिद ऑफ मुंबई ट्रस्ट खर्च कर रही है तो वो ऑफिशियल पैसे लेती, ऑफिशियल पैसे से अगर वो खर्च दिखाती, ये सारा ही रिकॉर्ड ऑडिट के अंदर क्यों नहीं है अब तक? जब जामा मस्जिद के अंदर दफनाने की बात आ रही थी तो उस वक्त कई ऐसे लोगों की शिकायत है कि जिन्होंने हजारों रुपये एक एक दिन के अंदर अपने करीबी को दफनाने के लिए दिए गए हैं, गुसल के नाम पे पैसे लिए गए हैं, एम्बुलेंसेस के नाम पे पैसे लिए गए हैं, साथ ही जो कब्रें ओटे जो होते हैं उनको लेकर अलग पैसे लिया गया है। ये पैसे जिन जिन लोगों के नाम पे लिए गए हैं उन तक भी नहीं पहुंचे। दूसरा, अब जो आपने कहा कि कब्रें बेचने का मामला, तो कब्रें बेचने में आप एक साफ सुथरी चीज समझ लीजिए, जो 7.5 एकड़ की जमीन है जिसको आज से तकरीबन 200 साल पहले रोगे फैमिली में नाखुदा मोहम्मद अली रोगे साहब ने जो कौम के लिए डोनेट किया था, तो उनका एक विजन था कि आने वाले दिनों के अंदर जो मेरी कौम है उसको ये काम आएगा। उसके अंदर कुछ सेक्शंस अलग अलग बनाए गए थे, जिसके अंदर एक सेक्शन लावारिस का है। हम आज भी कई पूरे मुंबई पुलिस की और रेलवे पुलिस की जो है लावारिस बॉडीज का काम करते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन हर धर्म की जो बॉडीज है वो आती है। हम जब मुस्लिम लावारिस बॉडीज कब्रिस्तान में ले जाते हैं तो वहाँ एक सेक्शन है जिसे लावारिस सेक्शन किया जाता है। ये बहुत साल पहले बनाया गया था लावारिसों के लिए, जब बॉडीज कम आती थी, लेकिन अब बॉडीज काफी ज्यादा आने लगी है। तो क्या करते हैं, एक ही कब्र के अंदर 3 बॉडी 4 बॉडी 2 बॉडी इस तरह की भी बॉडीज को जो है एक ही कब्रों में डाल करके उसको बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ वहीं तकरीबन 8,500 से 9,000 कब्रें हैं वहां इस पूरे 7.5 एकड़ के अंदर, जिसके अंदर ऑफिस मस्जिद और सारी चीजें। इसके अंदर तकरीबन 4,500 या 4,000 के आसपास कब्रें जो है वो अभी मालदार लोगों को उन्होंने उनके नाम पर ओटे, जिसको ओटा इसको कहा जाता है, जिसको कब्रों के वो मालिक बन गए अपने एक तरीके से। टेक्निकली वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमने पीछे लिखा के लिया है कि जब हमको जरूरत लगेगी वो हम उसे का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि 8,500 में अगर आधे से ज्यादा कब्रें बिक चुकी है, लावारिस बॉडीज अभी बढ़ गई है, उसके अंदर आप एक जगह पर 3-3 4-4 बॉडीज डालते हो, तो अगर ये सारी ही कब्रें, जिस तरीके से हाई कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट में कहा है कि नो रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन, कि अगर कोई चीज रिजर्व है उसमें रिजर्व नहीं हो सकती है। ये सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि ये तख्तियां आप क्यों नहीं निकालते हो? अगर आपको लगता है कि ये ओटे आपके पहले के ट्रस्टियों ने दिया है या उनकी गलती है, चलिए हम मान लेते हैं कि उन्होंने गलत किया, आप तो समझदार है, आप उसके बाद क्यों नहीं निकालते हो? आज से 2 साल पहले इसी तरीके का एक मामला मुंबई पुलिस के पास गया था, जिसमें एफआईआर रजिस्टर्ड हुई, उसमें एक आदमी की अरेस्ट हुई, एक को जो है एबीए मिला। इस पूरे मामले को अगर पढ़ोगे उसमें भी ऑब्जर्वेशन हाई कोर्ट ने दिया है कि ओटे जो है उसे जो नाम तख्तियों के लगे हैं उसे हटा देना चाहिए। उससे एक चीज समझ में आती है कि कोई ना कोई बड़ा घोटाला है। और उस दौर के अंदर कई ऐसे तख्तियों के नाम उठा के इसलिए फेंक दिए गए थे कि वो उनके पुराने चेयरमैन ने पैसे खा करके लगाए थे, लेकिन कुछ दौर के बाद फिर वो नाम लग गए। क्यों लगे? जब अगर वो चोरी के पैसे थे या इलीगल थे तो वो नाम तो लगने ही नहीं चाहिए थे। तो अगर ऑफ द रिकॉर्ड चीजें समझेंगे तो कई ऐसे लोगों का मानना है कि सेटलमेंट हुआ है। और अगर आप देखेंगे इस पूरे 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 कांड के अंदर तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि इस पूरे कब्रिस्तान के अंदर जिस तरीके से, ये मैं आपको बता दूं, फर्जी पावती जो है ये बनकर के इस तरह के केसेस हुए थे। देखिए ये जो केसेस है ये फर्जी पावती के है, जो पुलिस के पास और इनके पास सारी चीजें पड़ी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशंस अभी तक अधूरी है। इससे पहले भी एक बार जो है प्रेजेंट जो चेयरमैन है नजीर तुंगेकर, उनके खिलाफ, एक्स चेयरमैन शोएब खतीब के अलावा कई परिवेश सरकारें ऐसे लोगों के खिलाफ, वही जो मैनेजर है जिसको नाजिर कहते हैं, उसने लिखित रूप से मुंबई क्राइम ब्रांच और पुलिस स्टेशन के अंदर ये चीजें बताई थी कि फर्जी सिग्नेचर के साथ में कुछ रिसिप्ट उसको मिली है जिसकी इंक्वायरी की जाए, तब उसे मारने की और धमकाने की कोशिश की गई थी। वो भी बाकायदा राइटिंग में लेटर मुंबई पुलिस को दिया गया था। उससे पहला और एक केस सामने आया था कब्र बेचने का,
तब भी यही सारे लोग मौजूद थे। तो मेरा ये कहना है कि जब आप सभी लोगों के सामने ये मामला आया था और पुराने लोगों ने किया है, आप तो बहुत शरीफ लोग हैं, तो आप लोगों को इंक्वायरी करनी चाहिए थी। आपके नाम के साथ गया तो आपने क्यों नहीं की? अच्छा, अभी जितनी पावती आप दे रहे हो, देखिए ये लिस्ट है जो पुराने लोगों के पास है, तकरीबन इसके अंदर 3000 के आसपास ये बताते हैं कि रिजर्व कवरेज जो है वो थी। अगर ये जो पावतियां ये दे रहे हैं, ये पावती को इनको मिला के देखेंगे तो इसके फॉर्म नंबर के अंदर नाम अलग है, इसके फॉर्म नंबर में नाम अलग है। साथ ही साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास कुछ ऐसी भी चीजें आई है कि व्हाइटनर लगा के आपने चेंज किया है सारी चीजें। अच्छा, व्हाइटनर लगाने का मतलब है आपने उसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली लाई है। और दूसरी बड़ी बात है, अगर कोई आदमी उसको चैलेंज करता है तो आपका कहना है कि वो हमारे पास नहीं है, वो घूम गई है, अभी वो कंप्यूटराइज हो गया है। हम तो कंप्यूटर में तो कोई भी चीज़ जो है कभी भी बदली जा सकती है। तो आपने अगर कंप्यूटर में कहीं नाम डाला है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास कुछ रिकॉर्ड होगा। तो जब हम इन सारी चीज़ों को चैलेंज कर रहे हैं कि ये माल बेचा जा रहा है, ये कब्रें बिकी है और एक एक कब्रें जो है वो लाखों रुपये में बिकी है, कई 100 करोड़ का मामला है ये जामा मस्जिद की प्रॉपर्टी का, तो आप इन चीज़ों की सफाई क्यों नहीं देते? अच्छा, ये कंप्लेंट हमने वक्फ बोर्ड से लेकर के उनके चेयरमैन तक दी है, उनके सीईओ को दी है। सब ने ये कहा है कि हाँ हाँ जरूर एक्शन लेंगे, जरूर करेंगे। डॉक्टर वजाहत मिर्जा से हमारी काफ़ी हुज्जत हो गई है, उनको ये सारे करप्शन की चीज़ें हमने बताई थी, उसके बावजूद भी 2 बार वो जामा मस्जिद के अंदर विजिट करने पहुंचे। जब आपको एक चीज़ पता थी कि एक आदमी चोर है या उस पर चोरी का एलिगेशन लगाए तो आपको नहीं आना चाहिए था। तब भी हमने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इंक्वायरी करते हैं, हम देखते हैं, सॉरी हम पॉलिटिकल आदमी हैं। भाई पॉलिटिकल आदमी आपका होना अलग चीज़ है, लेकिन एक जानकारी जब आपके पास पहले से है तो आपको वहाँ विजिट नहीं करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है, पिछले कुछ महीनों से हम लगातार उन्होंने अपने पाले से गेंद निकाली है और जो नए सीईओ आई है मिस्टर मोइनुद्दीन तहसीलदार, उनके पाले में डाल दिए। अब जब मोइनुद्दीन तहसीलदार से मिलने जाते तो वो टेक्निकली ऐसा गोल गोल हमको सिखाते जैसे मतलब वो गांव से आए हैं बंबई के अंदर। हम बंबई के अंदर जो है ना, मतलब इतने साल हमने सिर्फ झाड़ू लगा लगा करके काम किया है। मोइनुद्दीन तहसीलदार ये मानते हैं कि उनसे बड़ा टेक्निकल समझदार दुनिया में कोई है नहीं। अच्छा। ठीक है। दूसरी बड़ी बात, जब भी जाओ इन 3 सालों के अंदर, ये 3 साल से हम लगातार ये आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, ये जो आप कंप्लेंट्स में देखिए, ये फाइनल कंप्लेंट्स है जो एविडेंस के साथ दी गई है। और ये सिर्फ 40% अभी तक कंप्लेंट जो है हमने दी है, 60% कंप्लेंट्स हमने नहीं दी है। जब हमने काफी प्रेशर बनाया उनके ऊपर तो उनका पहला ये जवाब था कि मुझे अब तक आपकी कंप्लेंट्स के बारे में डिटेल्स नहीं मिली है। तब हमने ये 2 सेट्स इनके जेरोक्स कराए, तकरीबन हज़ारों रुपये हमने खर्च किए, वो जेरोक्स हमने ऑफिस तक पहुंचाई। उसकी भी राइटिंग में हमने लिया है कि हमने आपको 2 सेट दिया है। फिर हम मिलने के लिए मंत्रालय उनके पास पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि अभी तक मेरे पास पेपर नहीं आया, एक काम करिए वापस बना के दीजिए। तब हमारी जब थोड़ी सी बहस हो गई तो उन्होंने कहा कि फ्रंट पेज दीजिए। हमने फिर फ्रंट पेज का जो है वो सिनॉप्सिस के साथ में एक पूरा सेट बंच बना करके उनके हाथ में दिया। फिर 10 दिन के बाद मिलने पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि मेरे पास पहुंचा नहीं है, आपने सारी चीज़ें दी है, ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के हिसाब से आपने नहीं बनाया है। ठीक है, चलिए आपको फॉर्मेट के हिसाब से नहीं बनाया, आपको आए हुए 5 महीने हो गए, क्या आपने इन सारी ही चीज़ों को ला करके कभी ये कोशिश की कि हमको एक लेटर डाले कि ये फॉर्मेट में नहीं है इसलिए हम एक्शन नहीं लेते? उनका कहना है कि किस सेक्शन में कार्रवाई होगी, कैसे कार्रवाई होगी, ये सारा फॉर्मेट में बना करके हमको समझाइए। जब हमको आपको समझाना है कि किस कानून में और किस तरीके से काम करना है, तो मुझे लगता है कि उस सीट पे आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हट जाना चाहिए। जिस फॉर्मेट की आप बात कर रहे हैं, मेरी वक़्फ़ के कुछ लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि बोर्ड में मीटिंग के अंदर ये बाकायदा एजेंडा में या विदाउट एजेंडा पता नहीं एक बात हुई थी कि अगर कोई भी 51, 52, 70 या करप्शन के कोई लगातार अलग अलग किस्से मिलते हैं तो उन सारी चीज़ों को फॉर्मेट में ना भी हो तो भी कंसीडर करके उन सारी ही चीज़ों को एक्शन की तैयारी करें और उसमें इंक्वायरी इनिशिएट करें। लेकिन उस मामले के अंदर जो सीईओ साहब है शायद मेरे ख्याल से वो अमल करना नहीं चाहते। दूसरी बात, जब भी सीईओ साहब को मिलने जाओ तो मुंबई के कुछ ऐसे नामी गिरामी शरीफ लोग, जिसको ये कहा जाए कि वक़्फ़ के अंदर बेसिकली वो कलेक्टर के नाम पे काम करते हैं, वो उनके कैबिन में मिलते हैं या तो औरंगाबाद में उनके साथ मिलते हैं, खाते हुए नजर आते हैं। तो हमारी ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे शरीफों के साथ सीईओ साहब का क्या लेना देना है। आज भी मुंबई के अंदर कई लोगों के अंदर जहां वक़्फ़ की इलीगल काम चल रहा है, कई लोगों से हमको पता लगा कि उनके नाम पर इस तरह के कलेक्शंस हो रहे हैं।
या तो सीईओ साहब उनके साथ बैठते हैं तो हम ये मान लें कि वाकई में सीईओ उनके साथ इन्वॉल्व है। अगर सीईओ को इस बात की जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है सीईओ साहब को उन सारी लोगों को हटा देना चाहिए। इसके अंदर हमारी एक गुजारिश है माइनॉरिटी मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब से कि इसके अंदर, इस पूरे मामले के अंदर न कि जामा मस्जिद की, मैं तो चाहता हूं कि सीईओ की भी इंक्वायरी की जाए कि किस तरीके से सीईओ का इन्वॉल्वमेंट है। इतनी कंप्लेंट के बाद भी सीईओ क्यों सारी चीजों को छुपा रहा है या माल को दबा रहा है। ये कोई तो वजह होगी ना कि आपके सामने हमने करप्शन के सारे दरवाजे खोल दिए, या ऐसा हुआ कि जैसे अगर किसी आदमी के पास एक बात, मैं थोड़ा सा रोकूंगा मैं आपको। आपने स्लिप्स बताई कब्रिस्तान की, एम्बुलेंस है, तमाम तदफीन के खर्च बताता हूं भी आपको। तो ये घोटाला है। देखिए, घोटे बेचने का, कब्रें बेचने का, कब्रें बेचने का एक घोटाला हुआ। साथ में कोविड के अंदर अगर आप देखोगे, हाँ, तो इस तरह के कब्रिस्तान जो है ये प्रोविजनल रिसीप्ट की बात करता है। ठीक है, ये मैं आपको ये सारी चीजें दिखाता हूँ, ऐसे कई पेपर्स हमारे पास मौजूद है। हाँ। देखिए, ये फिरोज इब्राहिम शेख 023559 डेट 17, ये प्रोविजनल रिसीप्ट है 3300 रुपया। इसका अगर रिकॉर्ड आप जामा मस्जिद के हिसाब में मांगोगे जिसमें प्रोविजनल रिसीप्ट हुआ है, हाँ, वो जरूर आपको मिलेगा। उसके बाद ये फर्जी 023559 फिरोज इब्राहिम शेख, ये हॉस्पिटल का इन्होंने पावती बना के दिया है 3000 रुपए की एम्बुलेंस की। अगर एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल से आई है तो जामा मस्जिद उसका कलेक्शन उसने क्यों किया था? ठीक है। तीसरी बड़ी चीज, सेम फिरोज इब्राहिम शेख 17/8/023559, ये पेटी का कच्ची 2500 रुपया लिया गया। यहाँ आप बरियल चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है, आपने पेटी बनाई, पेटी का 2500 रुपया दिया, तो ये पैसा तो मस्जिद में जाना चाहिए था आपको। ये बंदे खुदा 17/8/2020, बंदे खुदा का 9000 रुपया, ये भी अगर आप देखोगे जामा मस्जिद के रिकॉर्ड में तो नहीं मिलेगा। जामा मस्जिद के मैनेजर से जब हमने नादिर से बात की तो उसने कहा कि हमको मालूम नहीं, वो तो आप शोएब खतीब से पूछिए, हमारे पास तो हिसाब नहीं आया। ठीक है, इस तरीके से अनगिनत ऐसे केसेस है जो जामा मस्जिद ने कोविड के अंदर अलग अलग गुसल के नाम पे, ये नाम पे, वो नाम पे पैसे लिए। अभी भी अगर आप जाए तो बॉम्बे के अंदर जामा मस्जिद ही एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं। अगर आप कौम की बात करते हो कि जो कब्रों के अंदर बरगे लगते हैं, जो लकड़े लगते हैं, उस कब्रों के अंदर बरगे की जो कीमत है वो 12 रुपये का एक आता है, जो कि आप 60 रुपये का एक बेचते हैं। 15 बरगे आपके अंदर लगते हैं, यानी कि वो 900 रुपया हुआ। 180 रुपये का आप 900 रुपया बनाते हैं। चलिए, कोई अच्छी बात है, तो वो पैसे तो मस्जिद के पास जाने चाहिए। मस्जिद के अंदर आज तक उसका हिसाब नहीं है। वो पैसे किसको अलॉट किए जाते हैं, कौन है, कहाँ टर्न होते हैं? बराबर है। दूसरा, कफन की अगर बात करो तो कफन खरीदा जाता है, उसके अंदर प्रॉफिट आती है, बेचते हैं बड़े कब्रिस्तान से और उसकी जगह से बेचा जाता है। अंदर जो लोग रहने वाले वो बेच रहे हैं, तो वो पैसा किसके पास जाता है? साथ ही साथ वहाँ एम्बुलेंसेस चलाई जा रही है, और नाम देखोगे तो बड़ा कब्रिस्तान का, तो वो एम्बुलेंस की कमाई किसके पास है? मस्जिद के हिसाब में। तो प्लीज़ हमको बताइए सारी चीज़ें। हम तो जो सवाल कर रहे हैं उनका जवाब तो दीजिए। आप जो सवाल करता है उस पर आप ये बोलते हो कि नहीं वो आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो तो पैसों के लिए कर रहा है, हमने तो कई बार उसको पैसे दिए हैं, हमने लाखों रुपये उसको दिए। अरे भाई, आपने लाखों रुपये देने का मतलब है कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप चोर हो, तभी तो आप किसी को अपनी चोरी छुपाने के लिए पैसे दे रहे हो। और अगर आपने किसी को अपने लाखों रुपए चोरी छुपाने के लिए दिए हैं तो वो आपकी प्रॉपर्टी तो है नहीं, वो अल्लाह के घर का पैसा है। तो आप ये भी तो बताइए कि फला जिसको दिया है, चले मैं अगर कंप्लेंट कर रहा हूँ, मुझे दिया है, तो कितने लाख आपने दिए, वो कब दिए और कब दिए हैं, वो प्रूफ करिए। वो पैसा तो मस्जिद का है। अगर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यह सवाल हो सकता है कि कुर्ते का कपड़ा पूरा कैसे हुआ, तो क्या हम उससे बड़े? नहीं। हम ये चाहते हैं कि आप चोरी कर चुके हो, ये तो मानते हो कि आपने लाखों रुपया दिया। अगर आपने दिया है तो प्लीज आप ये बताइए कि हमको क्यों दिया, क्या वजह से दिया, और कितने पैसे कब और क्यों दिए। इन सारी चीजों को लेकर के आप एक भी पैसे का जवाब देने को तैयार नहीं हो। अगर आप सच्चे हो तो प्लीज आ करके जितने हमारे सवाल है उसके जवाब दीजिए, ऑन रिकॉर्ड दीजिए। हम चाहते हैं ऑन कैमरा दीजिए, ना कि उन लोगों को बुलाइए जिनसे हम मिलते हैं और उनको बुला करके ये बताइए कि सर आपको क्या चाहिए, बोलिए, समझौते के लिए हम आपका करने को तैयार है। भाई, आप शरीफ लोग हो, हम बदमाश है आपकी नज़र के अंदर, तो हम ये माफ़ी चाहते हैं कि अगर आपने ये सारे ही एविडेंस हमको दे दिए, हम जहां आप कहोगे वहां झुक करके हमारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि आप सच्चे हो। पहली बात तो, अगर आप सच्चे होते तो आप पैसे देने ही नहीं जाते, यानी कि आप कोई इतना बड़ा करप्शन कर रहे हो और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हो अल्लाह रसूल के नाम पर कि नहीं आप बहुत निहायत शरीफ और नेक इंसान हो। आप नेक बिल्कुल नहीं हो, आप नेक हो। ऑन पेपर आइए सर, सवाल तो हमारा पूछना अधिकार है,
आपका जवाब देने का अधिकार है। ट्रस्टी का मतलब होता है कि वो खादिम है और नौकर की तरह है। नौकर का काम होता है कि जब उससे सवाल किया जाए तो उसका जवाब देना उसका काम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लावारिस बॉडीज का सेक्शन था, आज से कुछ साल पहले जब किया गया था, जब बॉडीज कम होती थी, मुसलमान कम थे, लेकिन अभी हालात बढ़ गए। अगर आप कहते हो कि हम कब्रें नहीं बेचते हैं, ओटो का मसला नहीं है, तो आप पुराने ट्रस्टियों ने बेचा है, तो हम ये चाहते हैं कि उन सारे ही चीज़ों को लेकर के आप एक जैसे बागे रहमत नाम के बीआर के नाम पे आप करते हो, सारे ही कब्रिस्तान को आप बीआर कर दीजिए, यानी कि जो भी आएगा लाइन से वो हर मुसलमान का हक रहेगा। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप चीज़ें नहीं बेचते हैं, आप शरीफ आदमी हैं, तो मुझे लगता है कि मुंबई के अंदर जितने मालदार हैं उनको इनकी शरीफों की कीमत पता है कि कितने लाख के ये लोग हैं, कितने हैं। ऐसे एक नहीं, अनगिनत है। आप एक बार निकालने की कोशिश तो करिए। आप क्यों नहीं निकालते हो? क्योंकि आपको पता है कि आपने वो निकाला तो ऐसे कई लोग जो है वो पुलिस स्टेशन जाएंगे और बताएंगे कैसे आपने पैसे लिए हैं। तख्तियां जो लगी हुई यस, कब्रों पर। हाँ, जबकि वो शरीयतन भी जायज नहीं है। अगर आपको लगता है शरीयतन जायज है तो भी आप हमको फतवा ला के दीजिए कि ये हक है हमारा मुसलमानों के अंदर, तब भी हम तो उसको मान तख्तियों के लेंगे। भी पैसे लिए जाते हैं। जो तख्ती जिसकी लगी रहती है उसके बाजू में जो सामने कबर होती है वो कबर उस फैमिली की हो जाती है। अब उस कबर के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ उस फैमिली के ही लोग दफन होंगे जी। तो मुझे ये बताइए ना सर कि ये कबर जब रोगे साहब ने दी थी तो क्या मालदारों के लिए दी थी? उन्होंने आम मुसलमानों के लिए दी थी ना, मुस्लिम उम्मा। ठीक है। तो अब जब मुस्लिम उम्मा के लिए जो चीज डोनेट की गई थी तो दूसरे खरीदार या बेचने वाले कैसे मालिक हो सकते हैं, कैसे उसका पैसा ले सकता है? ये तो वक़्फ़ था। वंस वक़्फ़ ऑलवेज वक़्फ़। जब अल्लाह की राह में आपने दे दी और जिन शराइत के साथ दी है उसको फॉलो करना चाहिए। अब उसके ऊपर जिम्मेदार बनती है वक़्फ़ बोर्ड हमारा। तो वक़्फ़ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन और सीईओ है, मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि जब उनसे बात करने जाओ तो बोर्ड मीटिंग में अलग बात होती है, फिर उनसे सवाल करेंगे, अच्छा कुछ घंटा बैठो, फिर जाकर के अलग रूम में बैठ के बात करते। इकबाल भाई, कुल कितनों का घपला घोटाला होगा अभी ये पिछले सालों से, जो भी 6-7 साल देखिए, 8 साल चल रहा है? मुझे जो चीज मोटी मोटी समझ में आ रही है, हाँ। सिर्फ कब्रों का घोटाला नहीं है। कब्रों के अलावा जो ट्रांसफर और टेनेंसीज आती है, जो जामा मस्जिद की तकरीबन 48 प्रॉपर्टीज है जिसमें तकरीबन 700 टेनेंट्स है, इसके अंदर ट्रांसफर आता है, लीज आता है, दुकानें आती है और कई इलीगल प्रॉपर्टीज जो उन्होंने अपने आप में बना दी है। इनके करोड़ों के ट्रांजैक्शन से करोड़ों के वो पैसे जामा मस्जिद ट्रस्ट में नहीं जाते हैं। जैसे हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर मेहनत करके 59 ऐसे ट्रांसफर्स हमने देखे जिसके अंदर जीरो कन्वेंस उन्होंने बताया है। उस जीरो कन्वेंस के अंदर वक़्फ़ एक्ट ये बताता है कि आपको पैसे लेने हैं और उसी से इदारा चलाना है। अगर वो पैसे नहीं देते हैं और 3 साल तक उनको एक आदमी को देना होता है, अगर उसके बाद नहीं है तो आप वक़्फ़ एक्ट की तरह उसको नोटिस भेजिए और उसको खाली करा दीजिए। आप क्यों नहीं करा रहे हो? जैसे हमने काफ़ी हंगामा किया तो मार्च महीने में एक नोटिस इशू की गई तकरीबन 21-22 लोगों को। 22 के अंदर आज तक मेरे ख्याल से 1 या 2 लोगों को वो नोटिस मिली है, बाकी किसी को नहीं मिली है। उसकी वजह क्या है कि वहाँ सेट किया गया था कि ये नोटिस सिर्फ जामा मस्जिद को जाएगी और एक कंप्लेनर को जाएगी, बाकी किसी से को जाएगी नहीं। इस बार जब हमने सीईओ को मिला, हमने कहा कि तुम्हारे लोगों ने पैसे लेकर के लोगों को नहीं भेजा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो गलती हो गई, सिर्फ हमने सारा ही जो है वो जामा मस्जिद को भेज दिया था। तो जामा मस्जिद को अगर आपने गलती मान भी ली तो उसके बाद सेकंड नॉर्मली आपने क्यों नहीं भेजा? क्या आपके लोग इतने जाहिल है? मोटे तौर पर पूरा स्कैम कितने करोड़ का? देखिए, ये स्कैम अगर बात की जाए, मैं फिर आपको आ रहा हूँ कि कई ऐसे लैंड्स है जिसको डेवलप करने का किया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये हजारों करोड़ का होगा, अभी फिलहाल कई 100 करोड़ का है। कई 100 करोड़ का है। 500, 700, 800 करोड़ कह सकते कम हैं। से कम 150 करोड़ के 200 करोड़ का तो अभी जो हमारे सामने चीजें आई है, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि उतना है। उतना है। Yes. 200 करोड़ के Yes. आसपास का। इकबाल भाई, आखिरी बात, मुंबई जामा मस्जिद ट्रस्ट, उसकी तमाम प्रॉपर्टी उम्मत मुस्लिमा की प्रॉपर्टी, कब्र में भी मुसलमान को ही जाना है, कार्रवाई सरकारी विभाग नहीं कर रहे हैं, सरकार से क्या कहेंगे और उम्मत मुस्लिमा से क्या कहेंगे? देखिए, सरकार से तो मुझे शिकायत नहीं है इन सारी चीज़ों में, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम है कि जब तक पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो आते रहता है तो वो बेचारे दबे रहते हैं। जैसे वक्फ बोर्ड के अंदर या हमने कई जगह बात की तो हर जगह एक ही चीज़ सुनने में मिली, यार हमारे पर बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है। ये जो मस्जिदों में आप देखते हो ना, पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, वो अपना पावर बताने का कि हम कितने पावरफुल लोग हैं, हमारे पास कितने पावरफुल लोग आते हैं। लेकिन शिकायत मुझे उन पॉलिटिशियन से है, उन मुसलमान मालदारों से है जो जिम्मेदार है,
और ये आप ध्यान रखिए, जो लीडर्स मुसलमान हैं उसको अल्लाह के घर पकड़ है, आप कहीं नहीं जाओगे। जिस तरीके से आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, कई ऐसे बिल्डर्स हैं जो ये इसलिए चेयरमैन को या एक्स चेयरमैन को रखना चाह रहे हैं ताकि आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके से वो प्रॉपर्टी को डेवलप किया जाए। उन सभी चीज़ों को लेकर के आपकी नस्लों के लिए, आपकी उम्मत के लिए, सबके लिए मुसीबत हो रहे। दूसरी बड़ी बात है कि जो जामा मस्जिद का जेन्युइन पैसा है जो कि मस्जिद में आना चाहिए, जिसके बाद वो पैसा यतीमों में, मिस्कीनों में, उनके एजुकेशन के लिए, उनके बाकी कामों के लिए, अखराजात के लिए होने चाहिए, वो पैसे कुछ चुनिंदा चोर जो है वो अपने औलादों को जहन्नम की आग खिला रहे हैं। मुझे लगता है कि कल उनको भी अल्लाह समझ दे और उनको इस चीज़ों से तौबा करनी चाहिए। और मालदारों को खुसूसन जो कि अल्लाह से न डर करके सिर्फ इसलिए रिश्ते रख रहे हैं, उनका ये मानना है कि अगर साहब से बिगड़ गए तो शायद हो सकता है हमारी कब्र जो है वो छीन ले, या हमारी कोई चीज़ यहाँ से जो डेवलपमेंट की होने वाली वो ना हो। तो देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, और आप एक प्लान करते हो, एक प्लान अल्लाह करता है। जो प्लान अल्लाह करता है वही फाइनल होता है। बेशक। आखिरी सवाल रह गया था, हालांकि इससे पहले ही पूछना चाहिए था। फॉरेन फंडिंग का इसमें पुराने कुछ ट्रस्टियों ने इशारा किया था कि इसमें फॉरेन फंडिंग है। तो आप एक पत्रकार रह चुके, क्राइम बीट था आपका, आपने बड़ी अच्छी खबरें की है अंडरवर्ल्ड पर, क्राइम बीट पर। तो क्या लगता है आपको, किस तरह का फॉरेन फंडिंग है, किस तरीके का नेक्सस है, कहाँ से फाइनेंस आ रहा है जामा मस्जिद की प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए? कौन बना रहा है, कौन बेच रहा है, कौन उसका लाभार्थी हो रहा है? देखिए, कुछ दिन पहले तकरीबन 1.5-2 साल पहले एक वक़फ़ की ही प्रॉपर्टी मुंबई के 2 नामी गिरामी बिल्डर्स ने खरीदी। ऐसा बोर्ड लगाया कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू सो एंड सो। उम्मत में जब हंगामा हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने वक्फ करने के लिए किया है। अब उसकी कीमत जो बातें सुनने में आ रही है, तकरीबन जिस फैमिली से खरीदा गया है वो 1 करोड़ 25 लाख रुपया या 1 करोड़ 35 लाख में खरीदा गया, जिसमें से उस वक्त जो हमारी जानकारी है तकरीबन 25 लाख रुपया जो है वाइट दिया गया है, बाकी पैसा जो है वो ब्लैक में दिया गया है। तो सवाल अंदर कई लोगों के ये है कि ये जो पैसा है ये किसी फॉरेन फंडिंग से आए हैं और किसी बड़े लोगों ने भेजा है। तो अब सवाल ये जांच का विषय होगा कि वाकई में क्या ये पैसा आया है। अगर ब्लैक का पैसा है तो ये पैसा कौन भेजा और इतनी बड़ी अमाउंट क्यों भेजी उन्होंने, ऐसी क्या वजह थी? अगर उनको खरीदना था तो वो सीधे जामा मस्जिद या किसी को डोनेट। इन सब घोटालों के लिए अगर सरकार कदम उठाती है तो कौन सी एजेंसी परफेक्ट रहेगी सारे घोटाले देखने के लिए, उसकी जांच के लिए? देखिए, अगर सरकार सही रिश्ते से काम करने पे आ जाए तो मुझे लगता है मुंबई क्राइम ब्रांच ही बहुत है। अच्छा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये मुंबई क्राइम ब्रांच बखिया उधेड़ देगी। यस, मुझे लगता है कि इतनी चीज़ें खुलेगी कि ऊपर लेवल तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर क्राइम ब्रांच ही अगर वाकई में सही रिश्ते और सच्चाई के साथ काम करने लग जाए तो ये काफ़ी है। बाकी किसी SIT वगैरह की मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है, क्योंकि क्राइम ब्रांच के सामने ही इतनी परतें खुलनी शुरू हो जाएगी कि शायद समझ आ जाएगा कि कितने बड़े करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है। पिछले दिनों जिस तरीके से सवाल खड़े हुए थे, जिस तरीके से मैनेज किया गया है डिपार्टमेंट, सभी को पता है कि किसने किया, क्यों किया, कितने पैसों में किया। तो सबसे बड़ा मसला यह है कि जो इंक्वायरी करे, जो जांच करे, वो मैनेज ना हो और सच जो है वो सामने ना।